नमस्कार दोस्तों, आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। अरे उस बुढ़िया को पकड़ो, चोरनी कहीं की बुढ़िया। यहाँ खाना बनाने आई थी या चोरी करने। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है। अपनी इज्जत का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता इन लोगों को। अरे पता नहीं और कितना दिन तक जिंदा रह लेगी यह बुढ़िया, जिसे आज भी चोरी करना नहीं छोड़ी। कहते हुए शादी के समारोह में आए एक रिश्तेदार ने सुनंदा जी के हाथ से खाने की पोटली को छीनते हुए उन्हें गालियां देते हुए लोगों को आवाज़ दे रहा था। इस बुढ़िया की करतूतें तो देखो। और दोनों की छीना झपटी में वह सारा खाना जमीन पर गिर गया, जबकि इस पोटली में केवल दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी ही थी। कोई 56 भोग भी नहीं रखा था सुनंदा जी ने। तभी पंकज, जिनकी बेटी की शादी का समारोह हो रहा था, वह भी वहां पहुंच गया। उन्होंने जब देखा सुनंदा जी खाना लेकर जा रही है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और खाना में केवल सादा दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी। उन्होंने खाने को बड़े ध्यान से देखा तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि आखिर यह औरत सिर्फ सादा खाना ही लेकर क्यों जा रही थी, वह भी छुपाकर, जबकि यहाँ तो 56 भोग, एक से बढ़कर एक नई डिश बने हुए हैं। हो ना हो जरूर यह मजबूरी की मारी है। और उसने याद करने की कोशिश किया कि यह कौन हो सकती है, क्योंकि उनका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तब उसे याद आया कि अरे यह तो सुनंदा काकी है, उनके पड़ोस में ही रहती थी। जब काकी की शादी होकर आई थी तब पंकज बहुत छोटा था, लेकिन रोजी रोटी कमाने के आपाधापी में सब गांव से शहर गए तो वहीं के होकर रह गए थे। लेकिन कई दिनों बाद भी अपने दिल की करीबी से मिलने पर भी एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। पंकज तो छोटा से बड़ा हो गया, इसीलिए काकी ने नहीं पहचाना। लेकिन जब पंकज ने अपने दिमाग में जोर डाला तो वह उन्हें पहचान लिया। वह उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे यह तो सुनंदा काकी है, जो किसी समय में अपने इलाके के सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी, जहाँ 10 नौकर 24 घंटे खाना खाकर पड़े रहते थे। और पंकज सुनंदा जी को बचपन से जानते थे कि वह कितने दयालु और सबकी लोकप्रिय मुखिया हुआ करती थी, जिनका निर्णय सराखों पर हुआ करता था। लेकिन उनकी ऐसी दुर्दशा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ काम कर रहे एक सहयोगी से कहकर उनके लिए फिर से दाल चावल और सब्जी परोस कर मंगवाया और सम्मानपूर्वक उन्हें दिलवाया। दरअसल सुनंदा जी उस शादी समारोह में कैटरर के साथ सब्जी काटने और खाना बनाने में मदद करने के लिए मजदूर के रूप में वहाँ गई हुई थी। लेकिन उन्हें कुछ याद आते ही उन्होंने वैसी हरकत की थी। जब यह बात कैटरर को पता चली तो उसने उसे खूब डांटा। लेकिन पंकज ने उसे समझाते हुए कहा, भाई कोई बात नहीं, जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें क्यों डांट रहे हैं। और भी कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उन्हें बुलाकर अंदर ले गया। थोड़ी देर में सुनंदा जी अपने गर्दन झुकाए, चेहरे को अपनी पल्लू से ढके, आंखें नीचे किए हुए चुपचाप वहीं पहुंच गई जहां अन्य मजदूर सब्जी काट रहे थे। सभी लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उस कैटरर ने उन्हें और जलील करना उचित नहीं समझा और उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उस दिन का सारा काम निपटाकर सुनंदा जी ने भी सभी लोगों के साथ भरपेट खाना खाया और उस कैटरर के कहने से थोड़ा सा खाना फिर से लेकर चली गई। पंकज भी अपनी बेटी की शादी में इतना व्यस्त हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे बाद में सुनंदा जी से आराम के साथ मिलकर बातें करना है। लेकिन जब तक उसके घर के समारोह होते रहे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह वहाँ से जा चुकी थी। कैटरर भी अपना सारा सामान लेकर जाने लगा। तभी पंकज को अचानक याद आया कि अरे सुनंदा काकी भी तो उस दिन आई हुई थी और मैं उनसे बाद में बात करूँगा सोचा, लेकिन उनसे बात ही नहीं कर पाया।
क्यों ना इस कैटरर से उनका एड्रेस पूछ लिया जाए, आखिर क्या हुआ है उनके साथ, यह तो पता लगाया जाए। वह दौड़कर उस कैटरर के पास गया और उससे पूछा तो वह बोला, साहब मुझे नहीं मालूम वह बुढ़िया कहाँ रहती है। उसे जब जब ज़रूरत रहती है वह सिग्नल के पास आकर बैठ जाती है। मैं उसे वहीं से उठाकर ले आता हूँ, फिर वह कहाँ आती जाती है मुझे नहीं मालूम। पंकज बोला, भाई वह जब भी मिले मुझसे ज़रूर मिलवा देना। क्यों साहब, वह कोई ख़ास है क्या? पंकज ने उससे कहा, अब तुझे क्या बताऊं भाई, वह ख़ास से भी ज़्यादा ख़ास है। तो फिर आपने उस दिन क्यों नहीं कुछ कहा? उस कैटरर ने कहा, अरे सबके सामने उन्हें काकी कहकर संबोधित कर देता तो मेरे रिश्तेदार बता देता तो वह तो शर्म के मारे मर ही जाती, क्योंकि वह बहुत ही इज्जतदार और कुलीन परिवार से संबंध रखती है। क्या बात कर रहे हैं साहब, कैटरर ने कहा। हाँ भाई, तुझे यकीन नहीं होता तो सुन, उनका नाम सुनंदा है। हम उन्हें सुनंदा काकी कहकर पुकारते हैं। वह अपने समय के सूबेदार की पत्नी हुआ करती थी। वह बहुत ही दयालु किस्म की महिला थी। अभी भी वह बहुत ही दयालु है। कैटरर बोला, हाँ साहब, यह बात तो आपने सही कहा। तो अम्मा जब जब काम पर आती हैं वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट और मज़ेदार बनता है कि लोग तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाते, और हमारे मजदूर के बीच भी कभी भी खटपट नहीं होती। इधर सुनंदा जी के पति सूबेदार आनंद राव जी, जो कि अब नाम के ही सूबेदार रह गए थे, वह एक खंडहरनुमा मकान में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। सुनंदा जी उनके पास थोड़ा सा खाना रखकर उनके लिए दवाई लेने गई हुई थी। उसी समय उन्हें खांसी इतनी ज़ोरों की आई कि वह उस खांसी के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चारों हाथ पैर को छटपटाने लगे, जिसके कारण उनके पास रखा हुआ खाना भी नीचे गिरकर बिखर गया, जो खाने लायक नहीं रह गया। जब सुनंदा जी दवाई लेकर वापस आई तो देखा आनंद राव जी बेहोश पड़े हुए हैं और उनके आसपास रखे सामान बिखरे हुए हैं। तो वह बहुत घबरा गई। वह बदहवास सी रोती हुई ऑटो रिक्शा के लिए सड़क की ओर भागी ताकि उसके पति को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जा सके। तभी इत्तेफाक से पंकज अपनी कार से इस तरफ किसी काम से जा रहा था। सुनंदा जी को इतना भी ध्यान नहीं था कि सामने से कार आ रही है। वह पंकज की कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने कार रोका और सुनंदा जी के ऊपर चिल्लाने लगा, ए बुढ़िया, तुझे मरना है क्या? और अगर मरना भी है तो मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी। चल हट बुढ़िया यहाँ से, अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सच में चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर गाड़ी। कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगाया। तभी पंकज ने देखा कि वह बुढ़िया कपकपाती हाथों से रोती हुई माफ़ी मांग रही है, तो उन पर दया आ गई। जब वह पास जाकर देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। वह सुनंदा जी को पहचान लिया। उसने उनका हाथ पकड़ा और एक किनारे में ले जाकर शांति से बिठाया और कहा कि अरे सुनंदा काकी, आप क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके पड़ोस में रहने वाला पंकज हूँ। मेरी माँ का नाम आशा है, जो अभी इस दुनिया में नहीं रही। आप दोनों तो एकदम पक्की सहेली थी ना, अब कुछ याद आया आपको? सुनंदा जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। तब उन्हें याद आया कि यह वही पंकज है जो उनके बेटे आकाश और प्रकाश के साथ खेला करता था। उन्होंने अपने दोनों बेटे को जितना प्यार दिया था उतना ही प्यार पंकज को भी दिया था। शायद उसी का प्रतिफल था जो पंकज उन्हें तीसरे बेटे के रूप में मिला था। जब पंकज ने उनकी ऐसी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसने अपनी कसम दे दी तब सुनंदा जी ने बताया कि बेटा, छोटा बेटा आकाश तो विदेश में सेटल हो गया, वहीं अपना घर परिवार बसा लिया है, इसीलिए हम लोग बड़े बेटे प्रकाश के साथ ही रह रहे थे। लेकिन बड़ी बहू अंजना नहीं बल्कि कसाई निकली। वह हमारे बेटे के रहते हुए तो हमें कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जैसे ही प्रकाश अपनी ड्यूटी पर जाता या किसी काम से घर से बाहर जाता तो वह हम दोनों को इतना परेशान करती कि हमारा जीना दूभर हो जाता। वह ऐसा सब इसीलिए कर पाती
क्योंकि उसकी माँ सरला जी उनके साथ जो देती थी, वह हर एक बात के लिए उसे उकसाती कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तभी तू उस घर की महारानी बनकर रह सकती है, वरना तेरी सास तुझे नौकरानी बना कर रख देगी। बहू भी उसी की बातों में आकर हम दोनों बुजुर्गों पर अत्याचार करने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती थी। जैसे ही सुबह होता बहू मुझे घर के काम में लगा देती, वैसे ही प्रकाश के पिता को भी बाहर से दूध लाना, सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाना, गार्डन की साफ सफाई, सारे काम करवाती। और अगर हम दोनों में से एक की भी तबीयत खराब हो जाती तो वह हमें काम ना करना पड़े, इसीलिए बहाने बनाने का इल्ज़ाम लगाती और काम चोर कहकर और भी ज़्यादा काम करवाती। और अगर हमने थोड़ी सी भी ना नुकुर की तो वह हाथ भी उठा देती और धक्का दे देती कि अगर प्रकाश को बताया तो खाना पानी तो बंद ही कर देंगे। हम दोनों बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए डरते थे कि अब इस उम्र में आखिर कहाँ जाएंगे, इसीलिए प्रकाश से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन प्रकाश को ऑफिस की तरफ से किसी काम के सिलसिले से विदेश जाना था और वह 2 महीने बाद ही वापस आने वाला था। उसने मिठाई का डब्बा लाकर सबसे पहले हमारे हाथों में थमाया और कहा कि माँ, पिताजी, आपके बेटे का प्रमोशन होने वाला है, लेकिन 2 महीनों के लिए विदेश जाना होगा। उसके बाद वापस आते ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी तनख्वाह 3 गुना बढ़ जाएगी। माँ, फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। माँ, पिताजी, आप दोनों खुश तो है ना? हम दोनों बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर दुखी तो हुए, लेकिन उनकी तरक्की में रोड़ा हम कैसे बन सकते थे। इसीलिए हमने उसे खुशी खुशी विदेश जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। हमारा बेटा अभी भी विदेश में ही है, लेकिन बहू ने बेटे के जाते ही इतना अत्याचार करना प्रारंभ किया। कहते हुए फपक कर रोने लगी। तभी पंकज ने कहा, अरे काकी, आप रोइए मत। और काका कहाँ हैं? अब आपका बेटा आपके पास है। आपके दोनों बेटे विदेश में हैं तो क्या हुआ, यह तीसरा बेटा है ना आपके पास। अब यह समझ लीजिए कि आप लोगों के दुख के दिन ख़त्म। आगे बताइए कि भाभी ने आपके साथ और क्या किया। तभी सुनंदा जी बोली, बेटा, बहू ने घर के काम वाली को हटा दिया। सुबह सुबह मुझे घर के सारे काम करवाती और मैं अपने ही घर के काम करने में कैसी शर्म कह के खुशी खुशी कर भी रही थी। लेकिन तेरे काका की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। प्रकाश जब घर में था तभी से खांसी आ रही थी। उसने अपने पिताजी के इलाज के लिए कहा भी, लेकिन बहू ने कहा, अरे आपको बाबूजी के इलाज के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ बाबूजी की और माँ जी की भी। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? यह सिर्फ आपके ही माँ बाबूजी हैं। और हमें धमकी दे रही थी कि अगर हमने मुंह भी खोला तो वह हमें घर से धक्के मार कर निकाल देगी। इसीलिए हम लोग डर के कारण प्रकाश से कुछ भी नहीं बोल पाए और उसके सामने खुश रहने का नाटक करने लगे। एक दिन बहू ने अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर घर में किटी पार्टी रखी थी, जिसमें उसकी माँ और उसकी बहन लोग भी आए हुए थे। तेरे काका को बहू ने कहा था कि वह अपने कमरे से ना निकले और मुझे रसोई में उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए लगा दिया। मैं नाश्ता बनाने में लगी रही और उधर तेरे काका को इतनी खांसी आई कि उन्हें उल्टियाँ होने लगी और वह पानी मांगने के लिए बाहर निकल गए और थोड़ी उल्टी बाहर भी हो गई। अब क्या था, बहू का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से से आंखों के इशारे में मुझे उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं जल्दी जल्दी उन्हें पकड़कर अंदर ले गई, उन्हें पानी दिया और उनकी उल्टी को साफ किया। उसके सभी सहेलियां नाक कान सिकुड़ने लगी। किसी ने कहा, छी छी यार अंजना, तू इन गवार के साथ कैसे रह लेती है। किसी ने कहा, यार यह लोग तो नौकर रखने लायक भी नहीं है, फिर तो तू उन्हें झेल क्यों रही हो। किसी ने कहा, यार मैं तो ऐसे फुसड़
लोगों को एक सेकंड की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी किसी ने कहा, यार रंजना, आखिर यह लोग कौन है जो तुम इन्हें अपने माथे पर बिठा कर रखी है? तभी बहू ने कहा, यार यह लोग मेरे पति के गांव के लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, इसीलिए मेरे पति ने इन पर तरस खाकर नौकर के रूप में काम पर रख लिया है। लेकिन बस अब और नहीं, लेकिन तुम लोग इन गंवार के कारण अपना मूड खराब मत करो यार, चलो अपना पार्टी एंजॉय करो। कहते हुए बहू ने सभी के साथ उस दिन की पार्टी एंजॉय तो किया, लेकिन पार्टी ख़त्म होते ही वह मुझसे बोली, ए बुढ़िया चल उठ, सारे बर्तन साफ कर। और इधर तेरे काका की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि उन्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसीलिए मैंने भी कह दिया कि बहू, तेरे बाबूजी की तबीयत इतनी ख़राब है और तुझे सिर्फ काम की ही पड़ी है, काम तो बाद में भी हो जाएगा। बहू चलो, पहले तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर चलते हैं, उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई है, थोड़ी तो दया कर बहू। मैं बहू के सामने हाथ जोड़ मिन्नतें करती रही, लेकिन पत्थर दिल बहू मुझ पर दया करने की बजाय मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगी और कहने लगी, कामचोर कहीं के, बूढ़े ने ज़्यादा खा लिया होगा तो उसने उल्टी कर दिया, और तू काम से बचने के लिए बूढ़े की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर काम से बचना चाहती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों की चालाकी को। कहते हुए बहू ने मुझसे सारे बर्तन साफ करवाने के लिए कहकर मेरे लाख कहने पर भी मेरे बाल नहीं छोड़े। रोती रही और सारे बर्तन साफ करती रही, और जब फिर से सारे घर की साफ सफाई करने के लिए बोली, तब तेरे काका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू कुछ तो रहम करो, अपने बूढ़े सास ससुर पर, मुझे अस्पताल लेकर चलो, वाकई मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी बहू की माँ बोली, देख बेटी, अभी तो दामाद जी भी घर पर नहीं है और तू कहाँ से पैसे लाएगी इस बूढ़े बुढ़िया के इलाज के लिए? ऐसा कर, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, तेरी बला से कहीं भी जाए और कहीं भी मरे। तुझे क्या दामाद जी आएंगे तो कह देना इन दोनों ने तुझसे झगड़ा करके घर से सोना चांदी और सारे रुपए पैसे चोरी करके रात के अंधेरे में कहाँ चले गए तुझे पता ही नहीं चला। तभी बहू की बहन बोली, हाँ दीदी, यह सही आइडिया दिया है मम्मी ने। और तीनों खिलखिला कर हंस पड़े। फिर क्या था, बहू भी कहीं पीछे हटने वाली थी। वह भी अपनी माँ और बहन की बातों में आकर हम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब बाहर ठंड अधिक होने के कारण तेरे काका की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने एक रिक्शे को रुकवा कर तेरे काका को उसमें बिठाया, सरकारी अस्पताल में ले गई। वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें टीबी और शुगर हो गया है। शुगर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बेटा, सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर विनय चोपड़ा, जिन्हें तेरे काका ने बचपन में पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, जिसकी बदौलत ही वह पढ़ाई में आगे बढ़ पाया था। वह भी तेरे काका को तुरंत ही पहचान लिया, इसीलिए उस डॉक्टर ने उनका इतना अच्छा इलाज किया कि वह अब बहुत हद तक ठीक हो गए हैं। लेकिन भूख पर अभी भी उनका काबू नहीं है बेटा, और हमारी आय का कोई साधन नहीं है कि मैं उन्हें समय पर पौष्टिक खाना दे सकूं। पंकज ने कहा कि डॉक्टर विनय ने आप लोगों के इलाज के अलावा और कोई सहायता नहीं की। नहीं बेटा, विनय तो कह रहा था कि हम उनके घर पर ही जाकर रहें, लेकिन तेरे काका की खुददारी ने रोक लिया और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन विनय चोपड़ा ने कहा है कि हमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसे बताए, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं बताया। यह सब तो हम तुझे भी नहीं बताने वाले थे, लेकिन नसीब को यही मंजूर था, इसीलिए शायद तेरे सामने यह सब बात खुल गई, वरना हमारी उम्र ही कितनी बची है। अब हमें अभी भी मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है बेटा। पंकज भी थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला, कहा कि आप मेरी कार में बैठिए और काका कहाँ हैं, हमें वहीं लेकर चलिए। तभी सुनंदा जी ने एक टूटे फूटे खंडहर हो चुके मकान के पास उन्हें लेकर गई,
जहां उनके पति सूबेदार आनंदराव जी दर्द से कराह रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह खांस भी नहीं पा रहे थे। पंकज ने जब उनकी हालत देखा तो अपने आंसू रोक नहीं पाए। वह उन्हें जल्दी से उठाया और फिर से इस डॉक्टर विनय चोपड़ा को फ़ोन लगाया और उनकी तबीयत के बारे में बताया। तो डॉक्टर विनय चोपड़ा भी बिना देरी किए उनके इलाज के लिए तैयार हो गए। पंकज ने डॉक्टर चोपड़ा को भी उनकी हालत के बारे में बता दिया। तभी दोनों ने मिलकर उनके लिए रहने की व्यवस्था की। अब दोनों ने मिलकर आनंदराव जी की इतनी सेवा की कि वह बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। अब तो आनंदराव जी ने डॉक्टर साहब को, पंकज दोनों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि कुछ काम करना चाहते हैं ताकि वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। उनकी बातों को सुनकर उन दोनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अब उनकी उम्र काम करने की नहीं रह गई है। आपके बेटों ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, हम दोनों आपके बेटे आपकी दो भुजाओं के समान हैं। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन आनंदराव जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे विचारों और तुम्हारे प्यार से सराबोर और प्रस्ताव का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो, जो इंसान जीवन भर काम करके खाया है और वह अभी आराम फरमाए तो बताओ उनके हाथ पैर जाम नहीं हो जाएंगे। इसीलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए छोटे मोटे काम ढूंढ दो। तो मजबूरन पंकज ने अपने पास ही उन्हें काम पर रख लिया। पंकज उस शहर का जाना माना व्यापारी था, इसीलिए उसने एक शोरूम को आनंदराव जी के हिस्से में ही डाल दिया कि वहीं उस शोरूम का लेन देन हिसाब किताब देखेंगे। बाकी और अन्य कामों के लिए सुपरवाइज़र और भी अन्य कर्मी रखे हुए थे। आनंदराव जी अनुभवी व्यक्ति थे। उनके अनुभव से वह शोरूम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि पंकज की सारी प्रॉपर्टी में से सबसे कीमती और नंबर 1 पोजीशन में वही शोरूम हो गया। उस शोरूम का नाम बच्चा बच्चा जानता था। एक दिन उस शोरूम में बम्पर ऑफर निकाला गया, इसीलिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी ब्रांडेड चीज़ थी सभी के दाम आधे कर दिए गए थे। इस भीड़ में आनंदराव जी के बेटे बहू भी आए हुए थे, क्योंकि जब से उनकी बहू अंजना ने उन्हें घर से बाहर निकाला था तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। प्रकाश की ड्यूटी छूट गई थी। अब अंजना को घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वह दोनों तो ऑफ़र के लालच में कम दामों में कुछ अच्छा मिल जाए इसीलिए इतने बड़े शोरूम में आए हुए थे। बम्पर ऑफर शुरू होने से पहले पूजा अर्चना की जानी थी और चीफ गेस्ट के हाथों फीता भी कटवाना था। लोग बड़े उत्साहित हैं कि कौन है वह शख्स जो इतने बड़े शोरूम का फीता काटेगा। जब पूजा अर्चना की गई तब तो पंकज और उनके परिवार के सभी लोगों ने पूजा अर्चना की, लेकिन जब फीता काटने की बारी आई तो आनंदराव जी और सुनंदा जी चमचमाती कार से उतरकर सीधे वहां पहुंचे जहां चीफ गेस्ट के आगमन का अनाउंसमेंट हो रहा था। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सभी ने उनका स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ किया। प्रकाश ने जब वह अपने पिताजी को नए सूट में और अपनी माँ को चमचमाती सिल्क की साड़ी पहने हुए देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। वहीं अंजना को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उनके ही सास ससुर हैं, जो कुछ दिनों पहले ही फटे हाल थे, लेकिन आज उन्हें इस रूप में देखकर उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छाने लगा। प्रकाश लपक कर अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इतने बड़े समारोह में इस तरह मिलना उसे ठीक नहीं लगा और वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद आनंदराव जी को माइक दिया गया लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, ताकि उन्हें भी हौसला मिले। उन्होंने कहा, इंसान को किसी भी उम्र में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो निरंतर प्रयास करता रहता है वह एक न एक दिन ज़रूर सफल हो जाता है।
जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है तो वह हमेशा साफ रहता है, वही तालाब का पानी एक ही जगह पर स्थायी रहता है, जिसके कारण उस पानी में बदबू आने लगती है। इसीलिए अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फिर देखिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उनके इतना कहते ही फिर से एक बार पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब आनंद राव जी और सुनंदा जी दोनों अपने केबिन की ओर जाने लगे तो प्रकाश उनके पीछे पीछे दौड़कर जाने लगा और पिताजी कहता हुआ चिल्लाने लगा। तभी उनके पीछे चल रहे उनका पर्सनल सेक्रेटरी बोला, अरे आप कौन हैं और पिताजी कहकर कैसे चिल्ला रहे हैं? तभी प्रकाश रोता हुआ बोला, जो साहब सामने जा रहे हैं वही मेरे पिताजी हैं, प्लीज़ उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तभी पर्सनल सेक्रेटरी बोला, अच्छा, पैसे वाला देखा नहीं कि आपको रिश्ते याद आ गए। चलिए जाइए यहाँ से, हो सकता है आपके पिताजी की शक्ल इनसे मिलती होगी, लेकिन यह आपके पिताजी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है उनके बेटे तो हमारे मालिक पंकज सर हैं और डॉक्टर विनय सर हैं। पंकज और विनय नाम सुनकर पंकज दंग रह गया और उसने उस सेक्रेटरी का पैर पकड़कर बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, वह मेरे पिताजी ही हैं, मुझे कोई गलती नहीं हुई है, प्लीज़ आप एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तभी आनंद राव जी अपनी सेक्रेटरी को पास में न पाकर बेल बजाई तो वह दौड़कर उनके पास गया। आनंद राव जी, कहाँ रह गए थे बेटा तुम? तब उस सेक्रेटरी ने वह सारी बातें बताई जो प्रकाश ने उनसे कही थी। आनंद राव जी सुनंदा जी की ओर देखकर आंखों के इशारे से पूछे, क्या करूं? सुनंदा जी, ममता आप ज़्यादा देर तक कठोर नहीं रह सकी, अंततः वह पिघल ही गई और उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। आनंद राव जी रहे सारे से हाँ कह दिया। प्रकाश दौड़कर आया और अपने पिता के कदमों में गिर गया, माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ, पिताजी, आप दोनों रात के अंधेरे में कहाँ चले गए थे और आपने सारे गहने रुपए पैसे चोरी करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है क्या? तभी सुनंदा जी मारे क्रोध के अपने सीने से लगाए अपने बेटे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह एक दीवार से जा टकराया। फिर सुनंदा जी ने कहा, रे दुष्ट, तुझे शर्म आनी चाहिए, अपने जन्मदाता माँ बाप पर उंगली उठाते हुए, इतना गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए। तेरा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? और तू जैसे नमक हराम बच्चों को देखने से पहले हमारी आंखें फटी क्यों न गई? अगर अपनी सलामती चाहता है तो तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, वरना गार्ड को बुलाकर इतना मार मार कर बाहर निकलवा दूंगी कि शायद सांस लेने लायक और पानी पीने लायक भी ना बचेगा। माँ की ऐसी तीखी बातें सुनकर प्रकाश दंग रह गया। मतलब अंजना ने उसे झूठ कहा था। तब उसने अपने माँ बाप को रो रो कर बताया कि वह 2 महीने बाद जैसे ही विदेश से आया, उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसके माँ बाप रात के अंधेरे में ही घर से जितने भी सोना चांदी पैसे रखे हुए थे, सारे धन को चुराकर रातों रात कहाँ गायब हो गए, उसे पता ही नहीं चला। और बदनामी के डर से उसने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह विदेश से वापस आ रहा था, उसका जितना भी काम किया हुआ था वह एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड था। वह पेन ड्राइव ही चोरी हो गई, जिसके कारण उसे उसकी कंपनी से निकाल दिया गया। अब तो उन्हें भरपेट खाने के लिए भी बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। तभी वहाँ पंकज आ गया और प्रकाश से बोला, अरे तुम कौन हो भाई, और मेरे पिताजी के केबिन में क्या कर रहे हो? प्रकाश बोला, पंकज भाई, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं प्रकाश, तेरे बचपन का यार। हम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे यार। हाँ, और आज बच्चे आने के बाद दोस्त तो क्या, माँ बाप को ही भूल गया। कहकर पंकज ने प्रकाश को 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तभी आनंद राव जी बोले, हाँ बेटा, यह मुझे पहले ही कर देना था, तब शायद हम लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती
और ना ही हम लोग चोर कहलाते। इसने एक बार भी अपने माँ बाप को ना ढूंढने की कोशिश की, ना ही यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में इसके माता पिता चोरी कर सकते हैं या कोई और। अब प्रकाश को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी की माँ और बहन नए नए गहने कहाँ से पहनते हैं। तब प्रकाश ने उसे कुर्सी पर बिठाया और वह सारी बातें बताई कि किस तरह उसके माँ पिताजी को उसकी पत्नी ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और यह दोनों बुजुर्ग बीमारी की हालत में भी कितनी परेशानियों का सामना करके आज इस मुकाम तक पहुंच गए। अब प्रकाश सारा माजरा समझ गया। यह अंजना उसकी माँ और बहन की चाल थी, और उसे झूठ बोल दिया गया था कि प्रकाश जब अपने पिता के केबिन में आ गया तब अंजना अपनी बहन और माँ के साथ थी। उसने जैसे ही अपने सास ससुर को इतने बड़े पोजीशन में देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया और वह वहीं पर लुढ़क गई। उसकी माँ बहन शॉपिंग करना छोड़कर उसे अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि उसे लकवा हो गया है, जिसके कारण न ही वह बोल पा रही थी और न ही वह हाथ पैर हिला पा रही थी। अब प्रकाश गुस्से से भर गया तो देखा अंजना घर पर नहीं थी। उसने देर रात तक इंतजार किया। जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंची तो उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने अंजना को अस्पताल लाया है और उसे लकवा हो गया है। प्रकाश जब अस्पताल पहुंचा तो अंजना सिर्फ आंसू बहा रही थी। वह ना ही बोल पा रही थी और ना ही हाथ पैर हिला पा रही थी। तभी प्रकाश ने इसकी सूचना अपनी माँ को दिया। सुनंदा जी अस्पताल पहुंची तो अंजना अपराध बोध से ग्रसित सिर्फ आंसू बहा रही थी। सुनंदा जी ने डॉक्टर विनय को उनका इलाज करने के लिए कहा और वह जल्दी ही ठीक भी हो गई। अब अंजना अपने सास ससुर से उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। प्रकाश भी अपने माँ पिताजी को अपने साथ चलने के लिए कहता रह गया, लेकिन वह दोनों उनके साथ नहीं गए। लेकिन हाँ, आनंद राव जी ने अपने बेटे प्रकाश को अपने शोरूम में मैनेजर के पद पर काम में ज़रूर रख लिया। लेकिन रिश्ता ऐसा रखा सिर्फ एक मालिक और एक नौकर का। अब अंजना को हमेशा आत्मग्लानि हो रही थी। वह कभी भी अपने सास ससुर से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी नज़रें अब हमेशा झुकी ही रहती थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।